Conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमए। कल हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स रिकैप, आज उसी को कंटिन्यू रखते हैं। कल की क्लास के एंड पे मैंने आप लोगों को जो है वो बहुत सारा होमवर्क दे दिया था। बहुत सारे होमवर्क से मेरी मुराद क्या थी, वो सवाल जो कि हमने ऑलरेडी एक तरीके से कर लिए थे वो एक दूसरे तरीके से करने थे। एंड मैंने आपको कुछ जो है वो ब्रांड न्यू सवाल दिए थे, मुश्किल से जो है वो 15-20 मिनट का काम था, बहुत ईजी। इससे कंटिन्यू रखते हैं हम, फिर आगे चलते हैं। या अगर आप में से कोई, इनमें से कोई एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करना चाहे तो अभी से दोबारा से भी देख सकते हैं। हाँ जी, इसमें से किसी भी सवाल में कोई इशू है तो बता दें, डिस्कस कर लेते हैं। नहीं जी, अवाम की खामोशी का मतलब है या तो सबको सब समझ आ गया या किसी को कुछ भी नहीं समझ आया। तो मैं इसकी पॉजिटिव साइड ही लेता हूँ कि सबसे जो है वो होमवर्क करके आए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब खुश हैं। तो ज़रा 2 मिनट में आगे चलते हैं फिर। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज हमने बात करनी है कि सीएमए में, मैथ्स में एग्जैक्टली क्या जो है वो आप जब कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसकी आपको किस तरह की शक्ल जो है वो देखने में मिलती है। आई मैं आपको एक नज़र एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं। ये अगर आप सिर्फ 3 लाइन में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को समराइज करें, ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले वाला एरिया, तो आपने एक लाइन में देखे सामने लिखा हुआ है सेल्स, फिर उसमें से माइनस हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो पीछे आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन बंदा पूछे कॉस्ट ऑफ सेल्स में था क्या, इसे थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। जब हमने इसे मजीद जूम किया तो हमारे पास आ रहा है मटेरियल के खर्चे, लेबर के खर्चे, फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। इसे और ज्यादा मजीद जूम करके देखते हैं कि इस मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओएच, वीओएच में क्या क्या था। अब ये जो फिगर है 5002 मिलियन, ये कैसे आई होगी, नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मटेरियल था 1028 का, 1028 का मटेरियल कैसे आया? तो पता चला कि कंपनी ने 366 मिलियन केजी कोई चीज जो है वो परचेज की थी, और ऑन एवरेज जो थी उसकी परचेज कॉस्ट दैट वाज 2.81 रुपीस पर केजी। याद करें कल मैंने कहा था कि अगर पूरी सीएमए में दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात की जाए वो क्या है, एक मैंने कहा था सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, और दूसरा मैंने कहा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो ये दूसरे वाले फॉर्मूले की आपके सामने जो है वर्किंग आ गई कि इतनी सारी क्वांटिटी थी मल्टीप्लाई बाय इतनी जो थी वो एवरेज प्राइस थी। अब ये एवरेज प्राइस से मेरी क्या मुराद है, जरूरी नहीं है कंपनी को पूरे साल जो है वो एक ही रेट पे चीज मिल रही हो। कभी एक बार 2.4 केजी की मिली होगी, कभी 2.5 की, कभी 3 केजी की, कभी 3.5 केजी की, लेकिन ऑन एवरेज ये कॉस्ट थी। तो जब आपने टोटल मटेरियल को इस एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पूरे साल का मटेरियल्स का खर्चा आ गया। इसी तरह लेबर्स में क्वांटिटी से क्या मुराद है, लेबर्स केजी में तो होते नहीं कि हमने जो है वो 1 किलो मजदूर जो है वो परचेज कर लिया या जो है वो 1 मीटर मजदूर परचेज कर लिए। मजदूर तो घंटे काम करते हैं, तो घंटों की क्या कैलकुलेशन थी, 2.53 मिलियन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 925 रुपए पर आवर। टोटल मजदूरों ने कितना सारा काम किया, मल्टीप्लाई बाय हमने ऑन एवरेज कितने जो है वो पैसे देते हैं काम करने पर आवर, या पर वीक, या पर प्रोडक्ट, या अगर लेबर की बात ना की जाए, ओवरऑल एडमिन की बात की जाए, उन्हें तो जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट ही मिलती होती है, फिक्स्ड सैलरी पर मंथ। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर कंपनीज में जो प्रोडक्शन के दरमियान मजदूर होते हैं, जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, उनकी सैलरी अनफॉर्चुनेटली फिक्स नहीं होती, उन्हें जो है वो दिहाड़ी मिलती है, या जो है वो पर यूनिट के हिसाब से चीज मिलती है कि भाई आज तुमने इतने सारे यूनिट्स बनाए हैं, और जो है वो एक यूनिट का जो है वो 200 रुपए पकड़ो, ये तुमने आज 5 यूनिट बनाए थे, ये लो 1000 रुपए, जाओ ऐश करो। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं। अब यहाँ फिक्स से क्या मुराद है, आपके सामने एग्जांपल है 500 मिलियन का रेंट। अब रेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट फिक्स हो गया होगा,
आप जब किसी मालिक मकान के पास जाते हैं कि यार मुझे आपसे जो है ये वाला हाउस रेंट पे लेना है, तो आपसे स्टैम्प पेपर पे जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो एग्री होती हैं, जिसमें आता है कि पर मंथ रेंट कितना होगा, कितने महीने या कितने सालों तक जो है वो रेंट चेंज नहीं हो सकता। अगर खुदा ना खास्ता प्रॉपर्टी में कोई मसला हो गया, कोई रिपेयर वगैरह को तोड़ फोड़ हो गई, तो उसको रिपेयर कराने का जिम्मेदार जो है वो मालिक मकान होगा या जो बंदा लीज कर रहा है उस प्रॉपर्टी वो होगा। और जो है वो 2-3 पेजों का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है। तो रेंट का प्रोडक्शन लेवल से कोई खास ताल्लुक नहीं है। आप प्रोडक्शन बहुत सारी करें या करें ही ना, जीरो प्रोडक्शन करें, मालिक मकान ने तो सर पे आ जाना है कि यार रेंट निकालो। आप आगे से कहेंगे यार मैंने प्रोडक्शन ही कोई नहीं की, मेरे तो रेवेन्यू ही कोई नहीं है, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। मालिक मकान कहेगा मैं क्या करूँ, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा। इसी तरह प्लस 500 मिलियन की यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज से मेरी मुराद बिजली का बिल नहीं है, क्यों भला? बिजली तो कॉमन सेंस की बात है कि उससे लिंक होती है कि आपकी मशीनें ज्यादा चलेंगी तो बिल बहुत ज्यादा आएगा, मशीनें थोड़ी चलेंगी तो बिल थोड़ा आएगा। यहाँ मेरी यूटिलिटी से मुराद है वो वाली यूटिलिटीज जो कि फिक्स हैं, जिसकी आसान तरीन एग्जांपल है इंटरनेट का बिल। इंटरनेट का बिल आप पूरे महीने भी इस्तेमाल ना करें तो वो उतना ही आ जाता है। तो हमने कहा कि 1,000 मिलियन का आपके पास आ गया फिक्स्ड ओएच। और वेरिएबल ओवरहेड्स भी आवर्स के हिसाब से जो है वो एलोकेट होते हैं कि आपने जो है वो फैक्ट्री में इतना घंटे इतने सारे घंटे काम किया और पर आवर आपका रेट जो है वो 252 है। ये 252 रुपीस कहाँ से आए, इस एक 252 के ऊपर हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, जो कि इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में ही जो है वो शुरू कर देंगे। तो 5002 जो हमें ऊपर नजर आ रहा था, 5002 के पीछे जो बेस जो वर्किंग थी वो ये रही। तो इससे पहले कि हम आगे चले अगले टॉपिक पे, अगर आप में से जल्दी से कोई मुझे इस कंपनी का मार्कअप और मार्जिन निकाल दे। टोटल प्रॉफिट गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, शुरू हो जाएं, कैलकुलेटर्स निकालें और मुझे बताएं मार्कअप परसेंटेज क्या है और मार्जिन परसेंटेज क्या है। और साथ ये भी बताना है कि आपने कैलकुलेटर पे लिखा क्या है। ले जी, मार्कअप का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। तो आपने जरूर कैलकुलेटर पे लिखा होगा 5002। सॉरी, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। रेस करें, प्रॉफिट की अमाउंट क्या है? 42415। फिर बाहर अभी ये तोड़ फोड़ होनी थी, चलो सॉरी अबाउट दैट। मैं इनसे कह के भी आया हूँ कि मेरी क्लास है, लेकिन अब नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूँ। 42415 डिवाइडेड बाय जब हम प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा मार्कअप का। और जब आप इसे प्रॉफिट से सेल्स से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा मार्जिन। 47414। बताएं जी क्या आंसर्स आते हैं। नहीं जी, आज जो हमारे दरमियान अवाम मौजूद है वो थोड़ी सी जो है वो स्लो चल रही है। कल वाले लोग जो है वो एब्सेंट है, लगता है उन्हें होमवर्क बहुत मुश्किल लगा था। तो फिर हम डायरेक्ट आंसर्स देख लेते हैं। उम्मीद है आंसर आएगा मार्कअप 848%, यानी कि 8.5 8.5 टाइम्स या 850 गुना। और मार्जिन है 89%। तो ये आपके पास आ गए आंसर्स। आगे चलते हैं। और जो है वो अब तक अगर हम रिव्यू करें हमने क्या क्या जो है वो मैथमेटिकल चीजें सीखी। तो हमने बात की मल्टीप्लिकेशन की, इन्फ्लेशन कैसे करनी है, डिस्काउंट्स कैसे लेने हैं, वो सारा कुछ। उसके बाद मैंने आपको जो है वो कुछ मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स बताए।
अब आगे जो आप जाके सवाल कर रहे होंगे, आपको डायलेमास क्या क्या आएंगे, यूनिट्स, केजीज, लीटर्स वगैरह के। आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग के सवालों में भी इशू आ सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आ सकता है कि कोई चीज यूनिट्स में होती है, कोई चीज केजीज में होती है, कोई चीज लीटर्स में होती है, तो आपने कन्वर्ट करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सवाल आपसे कहेगा कि जो है वो इनपुट जो था वो 600 लीटर का था, और जो है वो कंपनी ने आगे जो है वो 1200 यूनिट्स बनाया, और जो है वो 1 लीटर से जो है वो आगे 2 यूनिट्स बनते होते थे। तो आपने इन चीजों को जरा ध्यान से लेके चलना है। क्या कहा कंपनी ने, 1200 लीटर्स हैं, और 1 लीटर आगे जो है वो इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो आगे जो है वो कंपनी ने कहा कि 580 यूनिट्स बने। इसका मतलब ये कि बल्कि चले ऐसे ऑपोजिट कर लें, 1 लीटर से 0.5 यूनिट्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि उसूलन 1200 इंटू 0.5, 600 यूनिट्स बनने चाहिए थे, ये 580 क्यों बने? इसकी लॉजिक क्या है? इसका मतलब ये 20 यूनिट्स कम बने, इसका मतलब ये 20 यूनिट जो है वो जाया हो गए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट नॉर्मल लॉस। आए आसान तरीन एग्जांपल से जो है वो इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास पहली एग्जांपल, आपने जो है वो 5200 रुपए की जो है वो चीजें परचेज की। फिलहाल जो मैं आपके सामने लीटर्स और पर यूनिट प्राइस वगैरह की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने 5200 रुपीज की जो है वो परचेजिंग की, और आपको पता है कि इसमें से 15% तो लॉस हो ही जाना है। तो ऐसे मौके पे कितना ऐसी चीज है जो कि आपने प्रोडक्शन में यूज की होगी? तो आए मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा दूं। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं जरा बाहर वालों से रिक्वेस्ट करके आया कि शोर कम करें। ओके जी, वेलकम बैक। मैं कहता आउटपुट इज इक्वल टू इनटू इनपुट इनटू 1 माइनस लॉस की परसेंटेज। तो अब जरा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। आउटपुट से क्या मुराद है? वो चीज जो आप प्रोडक्शन में यूज करेंगे आफ्टर लॉस, वो क्या है हमें नहीं पता। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट क्या है 5200 इंटू 1 माइनस लॉस की परसेंटेज क्या है 15%। यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू 5200 इंटू 0.85। हाँ जी, क्या होता है 0.85? 5200 इंटू 0.85, 4576। तो आंसर क्या होना चाहिए था, देख लेते हैं। 4420, करीब करीब है। देखें कहाँ जो है वो इशू आया है। कैलकुलेशन एरर, या आप कहना चाह रहे हैं कि सोल्यूशन गलत है? दोबारा देख लें कैलकुलेटर पे। 5200 इंटू 0.85, अब हमने कहा 4420, यानी कि आप सही आंसर तक पहुंच ही गए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, इसे रेस करके सही वाला आंसर लिख देते हैं। 4420 शुड हैव बीन द राइट आंसर। ओके जी, अगला सवाल देखें। यूज्ड इन प्रोडक्शन लॉस परसेंटेज, परसेंटेज। ये देखिए मैंने सवाल उल्टा कर दिया। आपको ऑलरेडी आउटपुट गिवन है, तो सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ परचेज कितना किया था। उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। आउटपुट इज 2563 इज इक्वल टू इनपुट कितना है पता नहीं, इनटू 1 माइनस लॉस की परसेंटेज कितनी है 13%।
यानी कि 2563 इज इक्वल टू इनपुट इनटू 0.87। तो 2563 डिवाइड बाय 0.87 से आपके पास आ जाएगा इनपुट। बताएं जी कितना है? 2945.97 को आप राउंड अप कर दें। 2946 देख लें ऑफिशियल आंसर क्या होना चाहिए था। ऑफिशियल आंसर होना चाहिए था ये 2946। पहली जो है वो अटेम्प्ट में सही आंसर आ गया मुबारक हो। आगे जो है वो फॉर्मूलाज मैंने टाइपिंग फॉर्म में भी लिखे हुए हैं और आगे चलते हैं। मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन इन केजी, लॉस परसेंटेज गिवन है, पर केजी प्राइस गिवन है। सवाल कह रहा है ऐसा करें टोटल परचेजिंग कॉस्ट निकाल दें या टोटल आपका जितना खर्चा हुआ था निकाल दें। इसमें नई बात क्या है, इसमें आपको टोटल परचेज जो है वो कॉस्ट नहीं गिवन लेकिन लॉस परसेंटेज गिवन है। और अच्छा टोटल परचेज कॉस्ट से मेरी क्या मुराद है, ना इनपुट सही तरह गिवन है पूरी तरह, ना आउटपुट पूरी तरह गिवन है। बस ये गिवन है कि टोटल आपको प्रोडक्शन के लिए 73,000 चाहिए। अब यह ध्यान से सुनिएगा, सवाल ने कहा प्रोडक्शन के लिए 73,000 जो है वो केजी चाहिए, यानी कि कुछ लॉस भी होगा। यानी कि कॉमन सेंस कहती है कि 73,000 केजी से ज्यादा परचेज करेंगे। कितना कोई ज्यादा परचेज करेंगे अभी आपने फॉर्मूला सीखा है। आउटपुट आपका होना चाहिए 73,000 इज इक्वल टू इनपुट कितना है पता नहीं, इनटू 1 - 0.08। ये कितना हो जाएगा 73,000 इज इक्वल टू इनपुट इनटू 0.92। 73,000 डिवाइडेड बाय 0.92 क्या होता है? हाँ जी, 79347.8। क्या कहा आपने? 79347.8। ये क्या है, क्या ये पैसे हैं या क्या ये क्वांटिटी है? तो अगर देखा जाए तो 73,000 से पहले लिखा हुआ था मटेरियल नीड फॉर प्रोडक्शन इन केजी, यानी कि ये किलोग्राम है, यानी कि हमारा टोटल खर्चा ये नहीं है, ये है कि हमने टोटल कितना परचेज करना है। तो इस अमाउंट को जब आप पर केजी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल आएगी टोटल कॉस्ट। हाँ जी बताएं टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? इसी नंबर को उठा के मल्टीप्लाई कर दें 3030 से। तो अवाम ने कहा कॉस्ट आती है 2380,434.7, तो इसे 435 बोल देते हैं। ऑफिशियल आंसर क्या है वो भी एक नजर देख लेते हैं। 28304। गुड यार, पहली अटेम्प्ट में जो है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आ गया। अब अभी तक जो हमने लॉसेस की, इनपुट की, आउटपुट की, या जो लोग बाद में आए थे उन्होंने होमवर्क की कोई चीज डिस्कस करनी है तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, खामोशी का मतलब है सब खुश हैं। आगे चलते हैं, दो और सवाल उसके बाद हम फिर सचमुच का एक पास पेपर कर रहे होंगे। अब एक अजीब सी बात है, मैंने आपको कोई चैप्टर तो पढ़ाई नहीं, तो हम पास पेपर कैसे कर रहे होंगे? तो हम एक ऐसा पास पेपर कर रहे होंगे जिसमें सीएमए की कोई नई नॉलेज नहीं है, सिर्फ जो है वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो जल्दी से ये दो एमसीक्यूज करते हैं और दो जो है वो स्मॉल एग्जांपल्स करते हैं। केजीज रिक्वायर्ड 9228 रुपीस पर केजी गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है।
तो देखा जाए तो ये बिल्कुल ही जो है वो पिछले सवाल जैसा है, कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लें। केजीज रिक्वायर्ड का मतलब है आउटपुट। आउटपुट इज 9228 इनटू इनपुट। मैं एम ही जो है वो इतना बड़ा वर्ड लिख रहा हूँ, इनपुट। आप लोगों ने क्यूएम में क्या सीखा था? जो चीज ना पता हो उसे प्यार से बोल देते हैं एक्स। तो 9228 इज इक्वल टू जी, वापस वापस 9228 इज इक्वल टू एक्स। लगता है वर्ड एक्स ऐसे बड़ा बुरा लगता है, मैं जब भी एक्स लिखता हूँ तो स्क्रीन थोड़ी सी आउट हो जाती है। 9228 इज इक्वल टू एक्स। क्या हो रहा है भाई? इनटू 1 - लॉस की परसेंटेज। लॉस की परसेंटेज क्या है? 7.5%, यानी कि 0.075। यानी कि 9228 इज इक्वल टू, डिवाइड कर लें आप डायरेक्ट ही, एक्स मुझे निकाल दें जरा। हाँ जी, कैलकुलेटर पे लिखना है 9228 डिवाइडेड बाई, ये जो ब्रैकेट है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ओह, कैमरा हिल गया। हाँ जी, क्या आंसर है? 9976.21, 9976.21। अब ये एक्स केजीज में है या रुपीज में? तो जाहिर सी बात है लिखा है केजीज में, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दें पर केजी से, मल्टीप्लाई बाय 76, तो आपके पास आ जाएगी टोटल जो है वो परचेज कॉस्ट या टोटल आपका खर्चा 9976.21 इंटू 76, 758,192, जो कि आंसर होना चाहिए था ये 758,192। और नेक्स्ट सवाल, आखिरी जो है वो छोटा सवाल। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन है, पर केजी रेट गिवन है, केजीज नीडेड गिवन है। मिनट लगता है डिवाइसेस चेंज करने ही पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन है, पर केजी रेट भी गिवन है, केजीज नीडेड भी गिवन है। अजीब सी रिक्वायरमेंट। सवाल कह रहा है ऐसा करें लॉस की परसेंटेज निकाल दें। ओहो, वो कैसे आएगी? इक्वेशन में ही वैल्यूज पुट करते हैं किसी ना किसी तरह तो आ ही जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो 70,000। अब यहाँ थोड़ी सी हम अगर मैथ्स यूज करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे आती है? अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ केजीज मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर केजी, यानी कि जो 70,000 है ना, ये कहां से आया? 70,000 इज इक्वल टू केजीज मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो देखिए इसमें से कौन कौन सी चीज गिवन है। हमें ये नहीं पता कि कितने केजीज हमने परचेज किए थे, लेकिन हमें प्राइस पता है, तो इससे हमने कह दिया x। और प्राइस क्या है पर केजी? 240। तो जरा पता करें 70,000 डिवाइडेड बाय 240 क्या होता है?
291.667, इसे 292 कह दें। x इज इक्वल टू 292। इतने सारे केजीज आपने परचेज किए, एक्चुअली चाहिए कितने थे? सवाल में लिखा है 260। इसका मतलब ये है कि आपके पास इनपुट भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है, परसेंटेज निकालनी है लॉस की, अभी निकल आती है। आउटपुट कितना है? 292 इज इक्वल टू इनपुट कितना है? 260 इंटू 1 माइनस लॉस की परसेंटेज। लॉस की परसेंटेज ही तो नहीं गिवन, तो इसे हमने प्यार से बोल दिया x। अब क्या होगा? 260 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 1 है वो दूसरी जगह जाके जो है वो माइनस हो जाएगा। देखें जरा कैलकुलेटर पे x की क्या वैल्यू आती है। 0.12307, यानी कि तकरीबन 12.3%। देख लें ऑफिशियल आंसर क्या है। यहाँ आ रहा है 11%, तो करीब करीब है, बीच में जो है वो पॉइंट्स की वजह से जो है वो डिफरेंस आया होगा। तो आज एक और बड़ा कॉमन मसला हमने देखा, परसेंटेजेस का, मल्टीप्लिकेशंस का। हमने जो है वो देखा कि किस तरह से जो है वो हमने लॉस को डील करना है, क्योंकि लॉस भी एक ऐसी चीज है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग में भी यूज हो सकती है और जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हो सकती है। तो ये एक कॉमन मैथ प्रॉब्लम है जिसको हमने पूरी कोशिश करेंगे हम के शुरू में ही जो है वो हैंडल करना है। अब नेक्स्ट मेन्यू में डायरेक्ट मैं आपको लेके जा रहा हूं आई कैप के पास पेपर पे, घबराना नहीं है। जरा मेरे साथ मिलकर रीड करें और आपका एक्सपीरियंस हो, ताकि कि पहली दफा जो है वो जब हम आई कैप का पास पेपर देख रहे हैं तो कैसे जो है वो हमें से लेके चलना है। एक चीज जो मैंने ओरिएंटेशन में बड़े जो है वो जोर देके कहा था, मैं कहा था यार सवाल बाद में पढ़ना है, सबसे पहले उसकी आपने पढ़नी है रिक्वायरमेंट। तो मैं देख रहा हूं सबसे पहले क्या लिखा है, रिक्वायर्ड कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ FGH फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। इसका मतलब ये कि कोई कॉस्ट होगी, कोई मार्कअप या मार्जिन का परसेंटेज होगा, उससे हम C प्लस पी इज इक्वल टू एस वाली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके कोई सेल्स की वैल्यू भी इंशाल्लाह निकाल लेंगे। अच्छा जी, हमने सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अब क्या करें? अब जो है वो हम रीड करते हैं सवाल को, ईच एंड एवरी लाइन, और देखते हैं कि कौन सी चीज के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो फलानी कंपनी इज involved in manufacturing and distribution of various consumer products. Following information pertains to one of its products FGH for the year ended फलाना। आगे नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं। क्या गिवन है? रुपीज ऊपर लिखा है 000 कॉमन, इसका मतलब ये 56,000 नहीं है, 56 मिलियन है। क्या है भला? सेल्स 5 लाख यूनिट जो है वो सेल किए, तो आपको रेवेन्यू मिला 56 मिलियन का। अच्छा, मटेरियल उसमें से माइनस हुआ, स्किल्ड लेबर माइनस हुआ, सेमी स्किल्ड माइनस हुआ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स माइनस हुए, पीछे बच गया ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 14 मिलियन। मुझे जरा जल्दी से यहां से सोच के बताएं कि मार्कअप परसेंटेज और मार्जिन परसेंटेज क्या होगी। वैसे ही मुझे पता है सवाल ने नहीं मांगी, लेकिन स्टिल अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो कैसे आएगा मार्कअप मार्जिन? सबसे पहले तो हमें चाहिए कॉस्ट का टोटल। कॉस्ट टोटल थी कितनी? मार्कअप निकालने के लिए 14,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और मार्जिन निकालने के लिए 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000। अब एक और भी जो है वो बड़ा इजी सा जो है वो कॉमन सेंस वाला वो है, अगर प्रॉफिट 14,000 है और सेल्स 56,000 है, जो डिफरेंस अमाउंट है, जो बीच की अमाउंट है वो कॉस्ट होगी। तो 56 माइनस 14 क्या होता है? 52 और 42। नहीं जी, कॉस्ट निकल आई 42,000। फिर भी मेरी बातों में ना आइएगा, दिल की तसल्ली कर लें, देख लें जरा 22,500, 10,000, 5,000 और 4,500 मिला के ऐड करके 42,000 बनता है कि नहीं? ओके है, तो फिर आप ऐसा करें, मुझे परसेंटेजेस भी बता दें।
क्या भला 14,000 डिवाइड बाय 42 और 14,000 डिवाइडेड बाय 56, तो 14 ये आपके पास बनेगा 33.33%। और दूसरा वाला आपके पास बनेगा 25%। ओके, राउंड फिगर है। ओके जी, नेक्स्ट आगे हमने क्या पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ एफएल हैज डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एफजीएच फॉर द नेक्स्ट ईयर। Increase production volume by 10% to take advantage of its increase in demand. Full stop। पहली मर्तबा हम इस तरह के एडजस्टमेंट देख रहे हैं। वैसे तो पहला एक ऐप का सवाल है, हर चीज ही पहली मर्तबा देख रहे हैं, लेकिन आए ये वाली लाइन आपको बहुत सारे सवालों में और यूज होगी, तो आए डे वन से ही समझ लें कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट मकसद क्या है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10% का मतलब है कि आप आजकल कितने यूनिट्स बनाते हैं, 5 लाख। यानी कि आप 5 लाख इंटू 1.1 पता करें, 5 लाख इंटू 1.1 क्या होता है। 5 लाख का 10% 50,000, और 5 लाख प्लस 50,000 5.5 लाख यूनिट्स आप जो है वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन से बनाया करेंगे। अब एक कॉमन सेंस वाली बात, अगर आप 5.5 लाख यूनिट्स बना रहे हैं और पहले आप 5 लाख यूनिट्स बनाते थे, जो आपने 50,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए हैं, इसका कंपनी पे क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होंगे। तो कॉमन सेंस कहती है कि आप ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, 10% से। और वेरिएबल कॉस्टें भी बढ़ जाएंगी, कितने से, 10% से। तो जिस परसेंटेज से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, उसी परसेंटेज से आपका रेवेन्यू और जो है वो कॉस्ट भी जो है वो 10% इंक्रीज हो जाती है। तो इसका अब करें क्या, अभी तो हम सवाल से पढ़ रहे हैं, परसेंटेजेस वगैरह अंडरलाइन कर लें और देख लें कौन कौन सी चीज जो है वो उससे इंपैक्ट होगी। तो आप कह दें कि यहां से लेके यहां तक सारा कुछ ही एडजस्टमेंट वन की वजह से डिस्टर्ब होगा। आपने अभी से अपना आपको हिंट दे दिया। पेपर पे जो है वो ज्यादा कुछ लिखना अलाउ नहीं होता, तो आप बस जो है वो उस तरह के छोटे छोटे सिंबल्स बना सकते हैं कि वन मींस के 56,000 से लेके सेमी स्किल्ड बल्कि 4500 भी लिखा है आगे, 50% वेरिएबल। इसका मतलब ये कि इसका जो वेरिएबल पोर्शन है वो मुतासर होगा, फिक्स पोर्शन मुतासर नहीं होगा। उसका नाम ही फिक्स्ड है। इसका मतलब ये कि जो फिक्स है वो आप प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें, वो एक दफा जो डिसाइड हो गया वही हो गया। इसका मतलब ये कि फिक्स्ड पे जो है वो 10% इंक्रीज नहीं आएगा, बाकी हर चीज पे आ जाएगा। अगला सेंटेंस एडजस्टमेंट वन का देखें क्या लिखा है। लिखा है करंटली द प्लांट फॉर एफजीएच इज ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि फिलहाल आप 80% कैपेसिटी पे यूज करते हैं, और कंपनी नियत कर रही है, सोच रही है से पिछली वाली लाइन में कि हमने 10% एक्स्ट्रा जो है वो करनी है, क्या, प्रोडक्शन। अब ये इन माय ओपिनियन ये लाइन सिर्फ आपको अनॉय करने के लिए जो है उसने दी हुई है। मतलब अगर 80% हम कैपेसिटी पे फिलहाल चल रहे हैं और एक्स्ट्रा 10% कैपेसिटी पे हम काम कर लेंगे, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 90%। क्या 90% कैपेसिटी पे काम करना हराम है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये कि कुछ भी नहीं करना है इस 80% का फिलहाल। अगर लेकिन यहाँ ऊपर 10 के बजाय 25% इंक्रीज होता, फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, 25% इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम 80% जो है वो कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमने 10% जो है वो और इंक्रीज कर दिया, तो टोटल जो 105 हो जाएगा, 80 प्लस 25, तो 105% प्रोडक्शन तो हम कर नहीं सकते, अनलेस कि हम जो है वो अपनी फैक्ट्री और अपनी मशीनें वगैरह जो है वो उन्हें अपग्रेड करें। तो इसका मतलब ये कि इस वाली एडजस्टमेंट नंबर वन में सिर्फ जो है वो लाइन वन जो थी वो काम की थी। नेक्स्ट, परचेज 60% ऑफ द मटेरियल फ्रॉम एफएल्स एसोसिएटेड कंपनी, जिसने हमें बल्क डिस्काउंट दे दिया है 5% का। एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। ओहो, अभी थोड़ी देर पहले मैं वेस्ट की बात कर रहा था ना, आ गया ना वेस्ट। अब क्या क्या चीजें इससे डिस्टर्ब हो रही हैं, मटेरियल सिर्फ डिस्टर्ब हो रहा है। आप मटेरियल के आगे लिख दें कि एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो मटेरियल को आके तंग करेगी। नंबर 3, रिप्लेस 40% ऑफ द सेमी स्किल्ड लेबर विद स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर।
It is estimated that semi-skilled labor will take 30% more time to do the work of the skilled labor. ये याद करें, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि दो तरह की जो है वो चीज़ों की वजह से लेबर में इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है, या तो घंटे इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएं, या तो रुपीस पर जो है वो अमाउंट जो आप देते हैं, मतलब आर्स आर्ली रेट दिहाड़ी जो आप उसे देते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। तो अभी यहाँ हमारे पास कौन कौन सी चीज डिस्टर्ब हो रही है देखा जाए तो स्किल्ड लेबर भी और सेमी स्किल्ड लेबर भी। तो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड के आगे लिख दें एडजस्टमेंट नंबर 3। उससे अगली लाइन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट। ऑल कॉस्ट, सवाल ने अपने मुंह से बोल दिया ऑल कॉस्ट, इसका मतलब ये कि हर कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन लगनी है, इवन फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी लगनी है। क्यों लगनी है मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ऑल कॉस्ट, तो फिर ऑल कॉस्ट में फिर ऑल कॉस्ट आती है, फिक्स भी और वेरिएबल भी। नेक्स्ट लाइन क्या है, एफएल्स मैनेजमेंट also wants to maintain the same gross profit margin in 2021 as the previous year. Same gross profit margin, not markup, margin। तो हमने ऑलरेडी जो है वो मार्जिन कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जबरदस्त। 25% मार्जिन जो है वो हमने अगले साल में भी मेंटेन रखना है। ले जी, हमारे पास 12 नंबर का सवाल है, हमने तसल्ली से जो है वो उसकी रीडिंग कर ली, अब करना है इसे सॉल्व। अब ऐसे मौके पे मेरा एक टिप जो कि आपको जो है वो एग्जाम डे तक काम आएगा। आईकैप का एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश होता है अगर हम उसकी बात माने और जो है वो एग्जैक्टली उसने जो चीज मांगी है हम उसे वही जो है वो प्रेजेंट करें। तो मेरी जो है वो आईकैप के पास पेपर्स की प्रेजेंटेशन का तरीकाकार ये होता है कि पहले पेज पे सबसे टॉप पे जो आईकैप ने चीज मांगी है वो लिख दें। उसने कहा है कंप्यूट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो आप सबसे पहले लिख दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आगे आप जो कुछ भी करेंगे वो वर्किंग के तौर पे करेंगे। सबसे पहले जो एग्जामिनर अंकल आपके जो है वो पेपर पे पहुंचेंगे, आपके शीट पे पहुंचेंगे, तो उन्हें नजर क्या आना चाहिए, उन्हें नजर आना चाहिए जो सवाल की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी। बाकी सब कुछ वर्किंग्स में होगा। तो आइए अब वर्किंग्स में जाते हैं। वर्किंग नंबर 1, हम क्या चाह रहे हैं, हम C प्लस पी इज इक्वल टू एस में वैल्यूज पुट करना चाह रहे हैं। हमारे पास कॉस्ट आ जाए, हमारे पास प्रॉफिट आ जाए, हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सेल्स निकल आएगी। लेकिन सबसे पहले हमें कॉस्ट चाहिए नई वाली। तो वर्किंग 1 नाम रख दें एडजस्टेड कॉस्ट्स। ओके जी, एडजस्टेड कॉस्ट में फिर क्या क्या कॉस्टें आती हैं, मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मटेरियल कॉस्ट को कौन कौन सा पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, इन्फ्लेशन भी, पॉइंट 1 भी और पॉइंट 2 भी। मटेरियल आगे लिखें रुपीज, 000 लिखने की जरूरत है, हाँ जी है, और सवाल ने अगर 000 कॉमन लिए हुए हैं तो फिर हम भी ले सकते हैं। ओके जी, क्या है मटेरियल का एडजस्टमेंट, सवाल ने कहा एडजस्टमेंट नंबर 2, 60% जो है वो हम कंपनी के एसोसिएट कंपनी से जो है वो परचेजिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो है वो हमें बल्क डिस्काउंट मिलेगा 95% 5% का, और जो है वो एडिशनल वेस्टेज हो जाएगी 1%। मतलब ये मटेरियल अब हम दो तरह का परचेज कर रहे हैं, एक एसोसिएटेड से और एक जिनसे हम पहले खरीद रहे थे। वो कौन थे कैसे थे हमें पता नहीं और ना ही हमें पता करना है, जितना हमें सवाल ने बता दिया वो हमारे लिए काफी है। अब मटेरियल की टोटल कॉस्ट थी कितनी बिफोर एडजस्टमेंट, 22,500। इसका मतलब ये 22,500 के हमने किए दो टुकड़े। अब ये पार्ट ऑफ वर्किंग है, मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.6 से मल्टीप्लाई क्यों किया 60%, और मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय। अब जो दो आसान बातें हैं वो पहले कर लेते हैं। आसान बात ये है कि जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो उससे 10% इंक्रीज आएगा, वो इधर भी आएगा, वो इधर भी आएगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो इधर भी आएगा, वो इधर भी आएगा। और क्या इंक्रीज डिक्रीज है,
उसने कहा कि जो 60% वाला है ना, इस पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 60% वाली जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय 0.95 हो जाएगी। और सवाल ने ये भी कहा था एडजस्टमेंट नंबर 2 में कि एडिशनल वेस्टेज विल बी 1%, यानी कि दिस विल बी डिवाइडेड बाय 0.99। 1% जो है वो एडिशनल वेस्टेज हो रही है, हमने इसे 1% से जो है वो एक्सपेंड कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। अब जरा जल्दी से पता लगाएं कि ये मटेरियल की जो है वो एडजस्टेड कॉस्ट कितनी हो रही है, ये वाली की भी पुराने वाले की भी। ये मैं ₹000 थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ। हाँ जी, कैलकुलेटर पे ये सारा कुछ लिखें। ऊपर वाले का यानी कि एसोसिएटेड कंपनी वाले का 15675, और दूसरे वाले का भी देख लें। आप लोगों ने कहा 10,890, 10890। आपके पास आ गई टोटल मटेरियल कॉस्ट। अभी से इनका टोटल ना कीजिएगा, अभी हमने और भी जो है वो चीजें लिखनी है। नेक्स्ट पर मटेरियल हो गया, उसके बाद था स्किल्ड लेबर का। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों के एक साथ जो है उसने एडजस्टमेंट में बात की थी। अब ये एडजस्टमेंट जरा समझने की कोशिश करें, वो कहना क्या चाह रहा है, वो आपको स्टोरी क्या सुना रहा है। वो कह रहा है रिप्लेस 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। इसका मतलब ये 40% स्किल्ड लेबर को आप निकाल देंगे और उनकी जगह सेमी स्किल्ड वाले वर्कर्स को जो है वो उठा के ले आएंगे। इससे फायदा और नुकसान क्या होगा? इससे फायदा तो ये होगा कि उन्हें सैलरी जो है वो सस्ती वाली देनी पड़ेगी, बट इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि वो 30% काम जो है वो एक्स्ट्रा करेंगे, तो सैलरी थोड़ी करके आप उनसे काम जो है वो एक्स्ट्रा घंटे करवाएंगे। अब इससे हमारा फायदा है कि नुकसान है? सवाल ने हमसे ये जो है वो इस बारे में सोच विचार करने का बिल्कुल भी नहीं कहा। सवाल ने कहा कि जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो कर लो, तो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अगली बात है स्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड लेबर 60% तो 40% तो हमने निकाल दिए, तो बंदा पूछे बाकी 60% किधर गए, किधर गए? तो कॉमन सेंस कहती है कि वो कहीं भी नहीं गए। मतलब तो 100% हमारे पास लोग मौजूद हैं। आपने 40 से कहा कि यार तुम जाओ कुछ और काम करो, आपने उन 40 की जगह अपने जो कम पढ़े लिखे मजदूर थे उनको ले आए, तो जो बाकी 60 मजदूर थे वो कहाँ गए? तो वो कहीं भी नहीं गए, वो आपकी कंपनी का ही पार्ट है। इसका मतलब ये कि टोटल आपका स्किल्ड लेबर का खर्चा कितना था? 10,000। 10,000 का 40% खत्म हो गया, लेकिन 10,000 का 60% अब एग्जिस्ट करता है। उसमें क्या क्या चीजें पेश आ रही हैं? उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन, और 10% इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू प्रोडक्शन इंक्रीज। देखें 10,000 इंटू 1.1 इंटू, अच्छा जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए, इंटू 0.6। टोटल जो आपकी वो है स्किल्ड लेबर, उस पर फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उस पर पड़ा है 60% पे, सॉरी 40% पे। 60% अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, इंटू 0.6। देखिए जी क्या आएगा। 7260। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेमी स्किल्ड की। सेमी स्किल्ड में क्या चल रहा था? सेमी स्किल्ड में 5,000 था फिलहाल हमारा एक्सपेंस। और हम ये नहीं भूलना कि
जो स्किल्ड हैं उसमें जो भी है 40% वो सेमी स्किल्ड वाले आ जाएंगे। सेमी स्किल्ड वालों को हम एग्जैक्टली पैसे देते कितने हैं, लिखा हुआ है ऊपर वाले टेबल में 100 रुपए पर आवर। इसका मतलब ये जो नए वाले हमारे मजदूर होंगे, फिलहाल एक काम करते हैं, टोटल आवर्स कैलकुलेट करें कि सेमी ये जो स्किल्ड लेबर थे कितने आवर्स काम करते थे। तो टोटल अगर खर्चा 10 मिलियन का है और आप मजदूर को 1 घंटे काम करने का 125 रुपए देते हैं, तो देखें टोटल आवर्स कितने जो है वो इस्तेमाल होते थे। 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 125, इसका मतलब 80,000 आवर्स आपके स्किल्ड लेबर काम किया करते होते थे। उसमें से जब आपने 40% को निकाल दिया तो 80,000 का 40% क्या होता है? 32,000 आवर्स। अब ये एक और जरूरी बात जो कि चूंकि पहला एक आपका सवाल है इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है, ये 32,000 आवर्स सवाल के किसी कोने में गिवन नहीं था। जो चीज आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आप एग्जामिनर अंकल को बताएंगे कि फिगर कहां से आई, उसका साइड पे बेशक एक और वर्किंग कर लें, आप साइड पे लिख दें वर्किंग नंबर 2, टोटल स्किल्ड लेबर आवर्स कहां से आए, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 125, वो क्या होता है 80,000। 80,000 का 0 पॉइंट कितना 6 के 4, 40% को हमने रिप्लेस किया है ना, तो 60% तो अभी अपनी एग्जिस्ट करते हैं। तो 8 4 32, ये कल भी मैंने आपको एक तरीकेकार बताया था कि इस तरह की जो है वो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो है वो देखें। 8 4 32, देखें 80 के आगे कितने जीरोज हैं 4, और 0.4 से पीछे कितने जीरोज हैं 1, तो 4 में से एक माइनस कर दें, 32 के आगे 3 जीरोज रह जाएंगे, तो दिस विल बी 32,000। अब 32,000 आवर्स हमने कैलकुलेट किए किसके, सेमी स्किल्ड का ही दूसरा वर्जन जो है। 32,000 आवर्स कहां से है ये फिगर, वर्किंग 2 से है ये फिगर, मल्टीप्लाई बाय सेमी स्किल्ड वाला हमने उन्हें रेट देना है। सेमी स्किल्ड का रेट क्या था 100 रुपए पर आवर, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए। और क्या क्या इसमें चेंजेस आनी है, 1.1 के हिसाब से इन्फ्लेशन, 1.1 के हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज। जरा देखिएगा ये कितना हो जाएगा, एक जरूरी टिप, कैलकुलेटर पे 32,000 ना लिख दीजिएगा। आपको पता है कि आंसर जो है वो आपने 000 कॉमन लेके बताना है, तो सिर्फ कैलकुलेटर पे लिख दें 32। ये कितना हो जाएगा 3872 विद इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं सेमी स्किल्ड की। सेमी स्किल्ड का पहला हमारा खर्चा कितना होता था 5,000 का, उस पर क्या क्या इंपैक्ट्स आएंगे, इन्फ्लेशन का और प्रोडक्शन इंक्रीज का। देख लें ये कितना होगा, सिक्स जीरो 50। लें जी, लेबर का भी हमने कैलकुलेशंस कर ली। अब करते हैं अगली बात, वेरिए ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स के आगे लिखा क्या है, ओवरहेड्स होते हैं क्या है, मैंने आपको ओरिएंटेशन में बता दिया था, वो वाले खर्चे जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। अभी कल या परसों से जो है वो हमने और ज्यादा बहस करनी है इन पे ओवरहेड्स के ऊपर, फिलहाल के लिए जो है वो इतना ही काफी है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स के पीछे लिखा है 50% वेरिएबल, यानी कि जो आगे 4500 की फिगर है वो आधी आधी वेरिएबल है आधी फिक्स है।
फिक्स और वेरिएबल के बीच में मेन फर्क क्या था? मेन फर्क ये था कि हमने कहा था इन्फ्लेशन हर कॉस्ट पे लगेगी, बेशक वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, जबकि प्रोडक्शन इंक्रीज का जो 10% इंक्रीज था वो सिर्फ किस पे लगना था? वेरिएबल पे। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान ही है। पहले बात करते हैं वेरिएबल की। 4500 का 50% वेरिएबल है, जिसपे 10% इंक्रीज आएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन और 10% इंक्रीज आएगा ड्यू टू प्रोडक्शन इंक्रीज। बताएं ये क्या होगा? 2722.5 और फिक्स्ड का भी इससे मिलता जुलता ही है। फिक्स्ड 4500 का 50%, जिसपे सिर्फ एक चेंज आना है, किस चीज का? इन्फ्लेशन का। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ भाई, 2475। लें जी, हमने हर तरह की कॉस्ट का जो है वो ऑपरेशन कर लिया, मटेरियल का भी, स्किल्ड का भी, सेमी स्किल्ड का भी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने जो है वो हमसे कोई कैलकुलेशन एरर वगैरह नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट आपका टास्क, जरा जल्दी से इन सारी कॉस्टों को ऐड कीजिएगा। 15675 से लेके 2475 तक। हाँ जी, क्या आया? 4894.5, इसे 945 कर लेते हैं, अब इतनी भी राउंडिंग का क्या करना। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सवाल की रिक्वायरमेंट थी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट निकल आई है। आप लोगों का फेवरेट फॉर्मूला C प्लस पी इज इक्वल टू एस से जरा पूछते हैं कि तो फिर सेल्स कितनी होनी चाहिए। वर्किंग नंबर 2, बल्कि सॉरी, वर्किंग 2 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं साइड पे। वर्किंग 3, टोटल सेल्स रेवेन्यू। C कितना है? C प्लस पी इज इक्वल टू एस। C 48945 प्लस पी। पी कौन था? पी कितना था? तो याद करें, पी के बारे में सवाल ने कहा था कि वांट्स टू मेंटेन द सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 2021, और ये हमने बातों बातों में पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि पिछले साल का मार्जिन वॉज 25%। मार्जिन यानी कि सेल्स का 25%। यानी कि वापस इधर आए। अब एक और बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 25% सवाल के किसी कोने पे गिवन नहीं था। ये आपकी मेहनत है, ये आपने खुद कैलकुलेशन की थी कि मार्जिन कितना होगा। इसका मतलब ये कि एग्जामिनर अंकल को दिखाएं कि आपने जो है वो कैलकुलेशन की है। यहाँ साइड पे लिख लें बेशक, वर्किंग फॉर मार्कअप। कहां से आया था मार्कअप? 14,000 रुपए वॉज द प्रॉफिट, 56,000 was the revenue, 56,000 नहीं, मिलियन, 000 कॉमन लेके हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज 25%। जब आप वर्किंग 3 में ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तब आपने रेफरेंस देना नहीं भूलना कि कितने परसेंट जो ये है, ये जो है फिगर किधर से आई। प्लस 0.25% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स। तो फिर ये क्या होगा? 48945 इज इक्वल टू एस माइनस 0.25 एस, यानी कि 0.75 एस। तो जरा कैलकुलेटर से पूछें ये वाली फिगर डिवाइडेड बाय 0.75 कितनी होती है? तो कैलकुलेटर बोला एस इज इक्वल टू 65259। मुबारक हो, बस एक कैलकुलेशन रह गई, हमारे पास टोटल सेल्स आ गई। बार बार मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखा रहा हूं कि यार आई कैप ने क्या पूछा है। आई कैप ने कहा है
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हमारे पास आ गई टोटल सेलिंग प्राइस। तो कोई जीनियस मुझे बताएगा कि टोटल प्राइस को प्राइस पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाए? टोटल रेवेन्यू गिवन है, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। अवाम ने कहा 550 यूनिट्स, हाँ बिल्कुल आप सही पहुंच गए। 550 से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा। तो टोटल सेल्स, अब याद रखिएगा 000 कॉमन लेके, जबकि 550 जो है वो 550 था कि 5.5 लाख था, 5.5 लाख था। ठीक है, अच्छा अभी जो है वो 000 कॉमन लेके बात करें, शाबाश। ऊपर अगर 000 कॉमन लिया तो फिर नीचे भी 000 कॉमन लेंगे। तो बताइए जरा, दिस फिगर डिवाइडेड बाय 550 क्या होता है? 118.65। लें जी, मुबारक हो, एक पास्ट पेपर आई कैप का सचमुच का जो है वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। 118.65। अब ये जो आपकी फिगर है, ये आपने सबसे पहले पेज पे सबसे टॉप पे जाके लिखनी है। 118.65 कहां से आई ये फिगर, ये भी ना बताना भूलिएगा, ताकि एग्जामिनर अंकल अगर डायरेक्ट देखना चाहें कि ये फिगर कहां से आई, तो वो जाके देख सकते हैं कि भाई वर्किंग 3 में जो है वो इन स्टूडेंट्स ने ये वाली फिगर निकाली थी। मुबारक हो, मैंने आपको पहला आई कैप का पास पेपर करवा दिया, जो कि इस तरह की जो है हमने 40-50 और भी सवाल करने हैं। ले जी, अब इस पूरे सवाल में किसी वर्किंग में, किसी कैलकुलेशन में कोई परेशानियां तो प्लीज बता दें। जी, क्लास एंड होने में 10 मिनट रह गए हैं, तो एक काम करते हैं। मैंने आपको कराए थे 2 पास पेपर, एक मैंने आपको पूरा 100% करा दिया, एक की मैं आपको क्लास में रीडिंग करा देता हूं, और वो आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। ओके जी, मेरे साथ मिलके रीड कर लें। ये है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन का आंसर क्या है? 121.47। हमारा क्या है? 118। 3 रुपए का फर्क है सर, इतने हम करीब हैं। तो एक दफा जो है वो सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी अगर लेना है तो ले लें, एक दफा कंपेयर कर लीजिएगा कि हमारा जो है वो कैलकुलेशन एरर जो सिर्फ 3 रुपए का है, वो हमने कुछ जेन्युइन एरर किया है कि बस पॉइंट्स की वजह से ही है डिफरेंस। फिलहाल हमारा कंसर्न है ये, क्या है रिक्वायरमेंट्स? कॉस्ट, कंप्यूट द कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप क्या होता है वो तो मैं आपको टारगेट कॉस्ट में जाके पढ़ा ही दूंगा। फिलहाल इसे छोड़ें, एक जो है वो अज्यूम करें कि सिर्फ जो है वो अपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। डिस्कस द मेथड्स दैट डीआईसी कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप। इससे भी फिलहाल जो है वो इग्नोर कर दें, फिलहाल तो हम सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब मेरे साथ मिलके पढ़ें सवाल। DIC runs various ice cream parlors across the city. Below is a average weekly information. Sales given है, variable cost given है, fixed cost given है, profit given है। अब क्या है? DIC is planning planning to introduce frozen yogurt in addition to ice cream range to attract more customers. In this regard, फलानी information जो है वो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि फिलहाल आइसक्रीम बेचते हैं और अब एक नई चीज भी बेचनी है। तो ये जो आपके पास डाटा गिवन है, ये आइसक्रीम का है, और आपको फर्दर डाटा कैलकुलेट करना है F5 फ्रोजन योगर्ट का। अच्छा, एडजस्टमेंट 1 क्या कहती है? सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एट सेलिंग प्राइस ऑफ 190। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। अभी बेशक ना करें, ये आपका होमवर्क है। अभी मेरे साथ मिलकर जो है वो सवाल रीड करना देख लें।
It is expected that introduction of frozen yogurt would also increase the sales volume of ice cream by 10%. इसका मतलब ये 10% से इंक्रीज हो जाएगा और ये भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 रुपए पर कप, यानी कि 150 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। जब आप इसे टोटल यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12%। ये फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है, ये 1.12 से इंक्रीज हो जाएगी। DIC's target is to achieve a profit margin of 14% after introduction of frozen yogurt। अब चूंकि कॉस्ट गैप तो हम कैलकुलेट कर नहीं रहे, तो इसको जो है वो इस वाली एडजस्टमेंट को फिलहाल जो है वो लिख देता हूं मैं, फिलहाल इग्नोर। इंशाल्लाह ये सवाल हम जो है वो दोबारा भी जाके कर रहे होंगे टारगेट कॉस्टिंग में। तो अब आपने एग्जैक्टली करना क्या है, आपने आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट इन दोनों की जो है वो अपडेटेड सेल प्राइस निकालनी है। अपडेटेड जो है वो, इसका मैं कह देता हूं कंप्यूट प्रॉफिट एंड अपडेटेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। लें जी, मैंने एससीज की रिक्वायरमेंट कर दी कि आपको जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आप ये ना कहें कि अली शायद ने टारगेट कॉस्टिंग तो पढ़ाई नहीं, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग का पास पेपर जो है वो होमवर्क के तौर पे दे दिया। तो आज की क्लास यहाँ पूरी करते हैं। जो लोग क्लास में मौजूद हैं वो जो है वो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ग्रुप में तो मैं जब शाम को फ्री होऊंगा तो सेंड कर ही दूंगा। स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने मुझे अल्लाह हाफिज बोल देना है। आज के लिए काफी है। कल से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक्स एंड ओवरहेड्स। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।